आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। मैं हूं मुन्ना लांबा। हमारे स्टूडियो से आज लाइव है सीधे प्रिंस लांबा के साथ हम पूरी टीम के साथ मौजूद हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं खास परिचर्चा में कल 26 मई को एक किसान काला दिवस मना रहे हैं और कई विषयों पे खास परिचर्चा होगी। तो उस विषय पे मेरे साथ आज मौजूद हैं, किसानों को लेके भी बातचीत होगी और महामारी को लेके भी कई बातचीत होगी और जिस तरह किसान इस हार के अंदर एकजुट हुए उस चीज को भी लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं अन्नू सूरा जी, हिसार से किसान नेत्री हैं। अन्नू सूरा जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो सुनील सोरण जी एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्कार लांबा साहब। थैंक यू साहब, हरियाणा न्यूज 24 आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद लांबा साहब, आपका इस परिचर्चा में मुझे इंक्लूड करने के लिए। आज का जिस प्रकार का प्रदेश में माहौल है, बहुत जरूरी है कि संवाद होता रहे, परिचर्चाएं चलती रहे। मैं अपने विचार रखता रहा हूं या जो लोग इस मामले में दूसरे तरह की बात रखते हैं वो अपने विचार रखते रहे, विचारों का आदान प्रदान होता रहे और हम लोगों को डिसाइड करने दें कि उनको क्या, किस तरह उन चीजों को समझना है, कैसे अप्रिशिएट करना है, कैसे चीजों को एक्नॉलेज करना है। धन्यवाद लांबा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब। तेलूराम जी, आपकी वीडियो रुकी हुई है, हम चाहेंगे कि आप हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। साकी तेलूराम जी तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, तो उससे पहले हम बातचीत कर लेते हैं जब तक तेलूराम जाना जी हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो जी अनुसूरा जी, हाँ जी पहले प्रश्न आपसे ले लेते हैं जी। क्या लगता है जिस तरह के हिसार में आप इकट्ठे हुए, आपने कहा मुख्यमंत्री आए, लॉकडाउन का पालन नहीं किया, धारा 144 उन पे भी सटीक बैठती है, पालन सबको करना चाहिए। तो क्या लगता है किसानों ने धारा 144 का पालन किया जिस तरीके से आपने इस वैश्विक महामारी में इतने हजारों किसान इकट्ठे हो गए? तो क्या क्या कहेंगे इस बात को लेके? आपको लगता है कई लोगों की जिंदगियां जा सकती हैं अगर अगर कोविड पेशेंट एक भी आके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो पता नहीं कितने लोगों की जान आफत में आ सकती है, कितने बच्चों की जान आफत में आ सकती है। क्या कहोगी इसको लेके बहन जी? देखो, इसको लेके तो मैं ये कहूंगी, बिल्कुल बिल्कुल जो आपकी चिंता है वो जायज है, लेकिन ये चिंता अगर सरकार को भी होती तो अच्छा रहता। मांगे मान ले हम अपना धरना ही खत्म करेंगे, हम कोई शौक से नहीं बैठे हैं। किसान लोग कोई शौक से वहां पे नहीं बैठे हैं, उन्हें भी पता है कि कुछ लोग कोविड से बीमार हो रहे हैं और गुजर भी रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, हमारी लड़ाई है। अगर जो किसान हैं उनका सीधा सा कहना है, अगर हमारे हकों की लड़ाई में अगर हम हार जाते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा पीड़ादायी होगा। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल ये दुखद है कि इस कोरोना की महामारी में भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। किसानों की मांगे माने तो किसान जल्दी से उठ के अपने घर जाएं। जी तेलूराम जागड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आवाज आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच पा रही है। धन्यवाद मुन्ना लांबा जी, आपको और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब। अनुसूरा जी, मैं आपसे एक हाँ प्रश्न जी। और कर लेता हूँ। आप शुरुआत आपसे है तो आपसे ही हम, और महिला पहले। हमारे जी। संस्कार में, हमारे हिंदू धर्म में सब ये लिखा है बाकायदा कि महिला को पहले तजब्बो दी जाती है हर चीज के लिए। तो इसलिए पहले आपसे ही शुरुआत हमने इसलिए की है। ये तो ये जो जो अभी वर्तमान सरकार है, ये तो डंडे मारने में और गोले दागने में भी महिलाओं को तवज्जो दे रही है। जी 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 अनुसूरा जी, इतना मतलब बड़ा माहौल खड़ा करने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? मतलब ये आपका प्रदर्शन इतना, 1 लाख लोग पहुंच गए, 60,000 से लगभग ऊपर होंगे हमारा जहां तक आंकड़ा है। तो इतना हाव उल्लड़ करने की, इतने लोगों की जिंदगी आफत में डालने की क्या जरूरत महसूस होगी आपको? आंदोलन था, छोटे तरीके से भी हो सकता था, कुछ किसान भी जा सकते हैं। अनुसूरा जी क्या कहेंगे इसको लेके? देखो, मजबूरियां थी। किसान जो थे वो अपनी खुशी से वहां इकट्ठे नहीं हुए थे। हम जो लगातार टोल धरनों पे बैठते हैं, मैं चौधरीवास टोल धरने पे आमतौर पे बैठती हूँ, तो वहां पे कोविड प्रोटोकॉल्स का हम काफी टाइम से पालन कर रहे हैं। वहां रेगुलर सैनिटाइजेशन हो रहा है, अलग अलग गद्दों पे लोग बैठते हैं, संख्या भी कम रखी गई है, मास्क लगाते हैं लोग, या अंगोछा जो आमतौर पे गाँव में चलता है वो किया जा रहा है। क्योंकि हम नहीं चाहते जो बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हैं, देखो हम यंग लोग हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सच बताऊं तो कोरोना होके मेरे को ठीक भी हो चुका है और हमने कोई मतलब डॉक्टर से दवाई नहीं ली, क्योंकि हमें पता था कि जो हॉस्पिटल्स में हालात हैं।
तो इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ना और कुछ बिगड़ा भी नहीं, लेकिन हम उन बुजुर्गों के लिए चिंतित थे। तो हम अपने प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, लेकिन जो 16 तारीख को हुआ, वही तो बात थी ना कि अगर आपको कोरोना की चिंता है, तो आप पहले सरकार इस बारे में सोचे कि वो किस तरह से पेश आ रही है। वो डिसाइड नहीं कर सकती कि किस दिन कोरोना या किस टाइम कोरोना फैलेगा और किस टाइम नहीं फैलेगा। जब ये बंगाल में रैलियां कर रहे थे, कोरोना तब भी था। जब ये 500-500 लोगों का जमघट लगा के मुहूर्त करते हैं, रिबन काटते हैं और उस दिन हजारों पुलिसकर्मी ड्यूटी पे लगे होते हैं, तो पुलिसकर्मी भी इंसान ही है, मशीन नहीं है वो। उन्हें भी जी कोरोना का रिस्क है। उसके अलावा एक जो चीज़ और है, हालाँकि ये दुखद है या क्या है वो मतलब आप खुद भी सोचिएगा। कोरोना के बारे में कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। ये जो सरकार है, जो मौजूदा हरियाणा सरकार लगा लो, चाहे आप अपनी भारत की सरकार लगा लो, ये बहुत ही मतलब मैं हैरान होती हूँ किस टाइप की सरकार है। इसके अंदर अंधविश्वास मैं बहुत देखती हूँ। इनकी एक नेत्री हैं, वो कहती है गौमूत्र पीने से फेफड़े ठीक हो जाते हैं। आज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको भी कोरोना हो गया है। कोई इनका एक सांसद है राजस्थान का, जो कीचड़ में लेट के शंख बजाता है, कहते हैं इससे कोरोना नहीं होगा। कोई गोबर का लेप कर रहा है। तो जब लोग देखते हैं सरकार के मंत्रियों के, नेताओं के और जो भी पदाधिकारी हैं उनके हाल देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि भई इस देश का कुछ नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि यहाँ पे ये सरकार है। ये सरकार जी बदले, देश के अंदर पढ़े-लिखे समझदार लोगों की सरकार आए, तब विकास होगा, तब सुधार होगा। तो जब नेताओं के हम ये हाल देख रहे हैं देश में, तो जनता में क्या मैसेज जाएगा वो सरकार को भी सोचना चाहिए। ये जी मेरा कहना था कि बिल्कुल हम कॉन्शियस थे, लेकिन हमें पता है कि हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग है और जो ये सरकार देखो, बिल्कुल ठीक है, एक महामारी आई। महामारी अगर आई है, तो आपने 1 डेढ़ साल हो गया इस कोरोना वायरस को आए, ठीक है? पहले वेव आने के बाद आपने क्या प्रबंध किए? अब आपको तंबू लगाने पड़ रहे हैं। आपने 1 साल में क्या किया? ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए, लाशें कहाँ-कहाँ तैर रही हैं आप लोगों को पता है। लेकिन अब ये एकदम से लोगों पब्लिक का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी बंद करो, ये भी बंद करो। तो लोगों का गुस्सा भी आएगा और ये मतलब सरकार पे से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है कि ये किस तरह की सरकार है। इन्हें जब इलेक्शन लड़ना था तब कोरोना नहीं था, तब सब नॉर्मल था, बंगाल में लाखों लोग इकट्ठे हो रहे थे। इन्होंने ना कोई हॉस्पिटल की तरफ ध्यान दिया, ना ऑक्सीजन की तरफ ध्यान दिया, वैक्सीनेशन बाहर भेज दी, जो वैक्सीन थी भारत की वो बाहर भेज दी और अब ये हमें ज्ञान बाँट रहे हैं। तो पहले सरकार ये देखे कि उन्होंने क्या सिखाया है जनता को। जी जी सुनील जी, आप बीजेपी हाँ। के हैं, अच्छे वक्ता हैं और हमेशा डिबेटर हमारे साथ रहते हैं। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? क्या लगता है आपकी सरकार कहीं कहीं आशाओं पे खरी उतर पाई? 2 डेढ़ साल में उन्होंने जिस तरह से सूरज जी ने कहा है, हमारी मांगे मान लीजिए, हम आराम से घर चले जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है लाखों किसानों की, बुजुर्गों की जिंदगी को दाव पे लगाने को। मजबूरी में एक रोटी के निवाले के लिए बाहर निकले हैं। अगर रोटी नहीं रहेगी तो फिर बुजुर्ग क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे यहाँ रह के? कोई व्यवस्था नहीं है हर तरफ। सूरज जी ने कहा है आलम अब खस्ता हाल है, भ्रष्टाचार चरम पे है, कोई दवाई नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? क्या लगता है आपको? लांबा साहब, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज पर मेरे साथ ये सब शेयर करने के लिए। अनु जी का भी धन्यवाद, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय को सामने रखा है। मैं कुछ बातों पर अनु जी से सहमत भी, ऐसी बात नहीं कि सब बातें, ये सिविल सोसाइटी की एक मेंबर हैं, कुछ बातें सहमति वाली भी। लेकिन लांबा साहब, आपको इस पर्सपेक्टिव को शुरू से ही देखना पड़ेगा। जिस बात की कल 6 महीने हो रहे हैं, उन 6 महीनों से शुरू से ही देखना पड़ेगा। इसमें 2 मामले हैं, एक तो एजिटेशन किसान बिल्स को लेके और दूसरी उसी बीच में कोरोना की महामारी। अब 2 लेवल पर सरकार लड़ाई लड़ रही है। पहला लेवल ये था कि कृषि के अंदर अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। किसान डिस्ट्रेस में था, मैं एग्री करता हूं, किसान डिस्ट्रेस में था, उसमें बदलाव की जरूरत थी। कहा जा रहा था रेगुलरली कि देश में कृषि घाटे का सौदा है। और अनु जी जैसे इनके साथी जो एजिटेशन में है, वो चीजों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मैं एक छोटे उदाहरण के तहत मैं आपको बताता हूं लांबा साहब। आज मैं संदीप सिंह का एक कार्यक्रम न्यूज 24 पे देख रहा था। वो कहते कि भाई सन 1971 में जो गोल्ड की कीमत थी वो 500 रुपए के आसपास कोई ये रेट था। गेहूं का रेट कुछ और था। आज की तुलना में अगर हम बात करते हैं तो
उस दिन गेहूं के और सोने के रेट में 2.5 गुना का अंतर था। आज गेहूं के और सोने के रेट में 25 गुना का अंतर है। ये ऐसे एक्सप्लेनेशन देते हैं क्योंकि इन्हें पता है किसान डिस्ट्रेस में है, किसान बेचारा ऑलरेडी परेशान है, और उसको उसके इमोशन से खेलने के लिए, उसको इमोशनली एक्साइट करने के लिए इस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं और उसको बताया जाता है कि भाई देखो सोने की क्या कीमत होगी और तेरे गेहूं की क्या कीमत है। जी सूरज जी, कोई आपके इनको पास बताए, लामा साहब सुनो, कोई इनको ये बताए, लामा साहब पूरी सुनो, एक बार सुनो, कोई इनको ये बताए कि गोल्ड की कीमत सरकार डिसाइड नहीं करती, ये तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। और अगर सरकार का सपोर्ट नहीं हो किसान को तो 2000 से काम भी नहीं चलेगा। उसका जो 2000 रुपए क्विंटल या 1900 रुपए क्विंटल आज गेहूं बिक रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। यानी कि गड़बड़ कोई व्यवस्था में है। उस व्यवस्था को जब आइडेंटिफाई करते हैं हम, तो वो व्यवस्था निकल के आती है कि किसान को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, किसान के पास कस्टमर्स की कमी है, डिमांड सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। इसका मतलब कृषि क्षेत्र में इस बदलाव की जरूरत है कि एक तो जो क्रॉप साइकिल है वो चेंज हो, उन चीजों की प्रोडक्शन हो जिसकी डिमांड ज्यादा है, इस सप्लाई को कर्व किया जाए और नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज किए जाए। इसके लिए ये 3 नए कानून लेके आए। लेकिन जब कोई इमारत, पुरानी इमारत ढा के नई इमारत बनाई जाती है, तो वो लोग जो पुरानी इमारत में फायदा उठा रहे थे, वो लोग कुकरमुतों की तरह बाहर निकल के आ जाते हैं और वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। लामा साहब सुनिए, लामा साहब सुनिए, उसके बावजूद भी लामा साहब, नहीं पूरी बात नहीं, लामा साहब सुनिए, मेरी छोटी बात सुनिए, वो बात नहीं पूरी। उसके बावजूद भी जब ये एजिटेशन हुई, सरकार ये जानती थी कि कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इस एजिटेशन कर रहे हैं, फिर भी सरकार ने कानून को 1.5 साल के लिए विड्रॉ किया। मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पे स्टे लगा दी। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? एजिटेशन तो वही की वही है। यानी एजिटेशन का जो पर्पस है, जो माइंडसेट है, वो कोई और है। 3 फार्म बिल्स तो केवल बहाना है और किसान के कंधे का इस्तेमाल करना है। अब कोरोना की महामारी भी साथ ही साथ चल रही है। लांबा साहब, मैं चरखी दादरी में रहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं और आपको इन्वाइट करता हूं, अनु जी को इन्वाइट करता हूं, जोगी जी को इन्वाइट करता हूं, आप आइए। दादरी शहर के अंदर सरकारी व्यवस्था में आपको दिखाता हूं, अगर आपको प्राइवेट से ज्यादा अच्छी ना मिले तो कहना मैं उसी दिन बीजेपी छोड़ दूंगा। सरकार ने इतनी बड़ी कोरोना महामारी को, इतने बड़े डिजास्टर को बहुत अच्छे से मैनेज किया। 135 करोड़ से ऊपर का हमारा देश है। सबसे पहले पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में शुरू हुई। ये माना कि वैक्सीनेशन हिंदुस्तान सबसे अच्छी कर रहा है, और हिंदुस्तान ने अपना ही नहीं दूसरे देशों को भी सपोर्ट किया, और उसका फायदा ये रहा कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रही है। ऑक्सीजन की कमी उस दिन भी नहीं थी, लेकिन दिक्कत थी सप्लाई चेन की, ट्रांसफर की, और आज वो भी खत्म होगी। आज आपको ना बेड्स की दिक्कत है, ना ऑक्सीजन की कमी है, और ना कहीं वेंटिलेटर्स की कमी है। लेकिन दुखद देखो, जब सरकार एक्शन मोड में है, बहुत अच्छा काम कर रही है, उस समय मैं अब डायरेक्टली कहूंगा अनु सूरा जी को, अनु सूरा जी और इनके साथी जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो जो सरकार एक अच्छा काम कर रही है उसमें भी कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। एजिटेशन के माध्यम से पूरे प्रदेश का माहौल खराब करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसके दोनों नुकसान हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान, और वो डेटा भी क्लियर है कि किस प्रकार से ये हमारी जो एजिटेशन की जगह है, जो हमारे सिंगू बॉर्डर है या दूसरे बॉर्डर से जहां किसान बोला बोला कहीं बैठा है, वो सुपर स्प्रेडर शामिल साबित हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर। इनके सारे पूरा कोरोना लोगों तक पहुंचा, गांव-गांव तक गया, और जिसमें मैसिव डेथ हो रही है। सरकार को बड़ा मुश्किल हो रहा है कंट्रोल करना। नहीं तो लांबा साहब, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। आप ठीक एजिटेशन करते हैं, लेकिन इस माहौल में तो एजिटेशन की आवश्यकता भी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप सरकार बदल सकते हैं। और लांबा साहब, ये मैं पहले भी कह चुका, आज मैं पुनः कहता हूं, जब आप सरकार पर इतना प्रेशर बना सकते हैं, कल की जो मुकदमे दर्ज हुए थे किसानों के खिलाफ, वो तक सरकार को विड्रा करने पड़े। मैं सरकार की सूझबूझ की भी तारीफ करता हूं, क्योंकि उसने जरूर बेचारे इनोसेंट किसान थे जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए थे, जिन्हें मिसगाइड और इंस्टिगेट करके अन्नू सूरा और उन जैसे, और मैं कहूंगा कांग्रेस के साथी लेके आए थे, उनको बेचारों को सरकार ने सूझबूझ का परिचय दिया, उन मुकदमों को विड्रा किया। मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन अनु जी से और कांग्रेस के मेरे साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये लोकतंत्र है भाई। सड़क पे शोर मचाने का क्या मतलब है? 2 दिन में चुनाव आ जाना है, साल 2 साल में चुनाव हो जाना, अपनी सरकार बना लेना। सुनील जी, आप तो सीधा सीधा इल्जाम कांग्रेस के, आज मेरे को तेलूराम जी में लेके आया हूं इनको, पूरे प्रदेश के। अनुसूरा जी, आप तो इन पे सीधे सीधा कह रहे हैं कि ये अपनी जमीन बचा रहे हैं, सारा काम ये कर रहे हैं कांग्रेस वाले। तेलूराम जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, आपका सीधा सीधा इल्जाम है। मेरे ऊपर कई आरोप लगा दिए गए, मैं जवाब देना चाहती हूँ। शामिल है, और उसके साथ साथ हमारी नेत्री, जो किसान नेत्री है अनु जी, इन जैसे भी लोग शामिल हैं जो अपने लिए जमीनें तलाश कर रहे हैं।
भी एक मौका मिल गया है किसानों की पहले तेलुराम का जवाब ले लेते हैं आपके पास, मैं अभी लौटता हूँ। तेलुराम जी क्या कहेंगे इस बात को लेके? यानी कि सारा करा धरा आपका है, किसानों को पागल बना रहे हो आप, मूर्ख बना रहे हो। तो ये आपके पास अभी लौटता हूँ, अनुसूरा जी आपके पास अभी लौटता हूँ मैं। पहले तेलुराम जी पिछड़ा वर्ग आयोग के हरियाणा सरकार के पूर्व सदस्य हैं और फिलहाल राहुल और प्रियंका गांधी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी तेलुराम जी, सारा करा धरा आपका है, प्रवक्ता बीजी के आप पे सीधा सीधे इंजाम लगा रहे हैं, बोले वाले के लांबा साहब, सुनील जी ने ये तो मान लिया कि ये किसान है, इनके एमएलए और एमपी तो इनको किसान ही मानने को तैयार नहीं है। ये तो खुद ही नहीं, आज सुनील जी ने कम से कम आपके चैनल के माध्यम से ये तो माना कि ये किसान बैठे हैं सिंधु बॉर्डर पर वहां पे। और मेरी एक बात और बता दूं, जब ये कानून आए, जब किसानों के लिए कानून आए, किसानों को ये पसंद ही नहीं है, सरकार इनको वापस क्यों नहीं ले लेती? उठाए धरनों से, लोगों को कहे ये कानून हमने वापस ले लिए और अपने घर जाओ आप। किसानों को कोई शौक नहीं है वहां धरने पे बैठने का। रही बात 16 तारीख की, जब इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए, 500 आदमियों के साथ उद्घाटन करते हैं तो लॉकडाउन नहीं टूटता, और किसान वहां विरोध प्रदर्शन करने गए जो कि मुख्यमंत्री महोदय जा चुके थे। क्यों रोका गया? क्यों बैरिकेड लगाए गए? जब मुख्यमंत्री महोदय जा चुके थे तो बैरिकेड लगाने का क्या औचित्य था? किसानों पर जानबूझ के बीजेपी सरकार ने ये लाठीचार्ज किया। और ये किया कल 24 तारीख को किसानों को इकट्ठा होने की नौबत क्यों आई? इसलिए आई कि जिस दिन ये लाठीचार्ज हुआ उसी दिन जब ये मुकदमे वापस लेने का समझौता हो चुका था, क्यों दोबारा इन पे थोपा गया? दूसरी बात, जब कल पता चल गया कि लाखों की 1.5 लाख किसान वहां जुड़ेगा और कोरोना महामारी है, तो उन किसानों को बचाने की नहीं सोची इन्होंने। पहले दिन ही इनके मुकदमे सरकार कमिश्नर को आदेश करती, अपने कप्तान को आदेश करती कि ये मुकदमे वापस लो, किसान अपने घर में रहते, कोई शौक नहीं है वहां जाने का। और सुनील जी कह रहे हैं सब कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी एक नेता का नाम बताएं जो कल वहां थे या 16 तारीख को थे। लेकिन हमारा फर्ज बनता है किसानों की मदद करना। जब आप लोग उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें, और हमारा फर्ज बनता है हम मदद करें। किसान और मजदूर को आपने तो तबाह करके रख दिया। जी अनुसूरा जी, आप अपना जवाब, अभी आपके ऊपर कई एलिगेशन ये लगा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि किसान ने ये कर दिया, किसान ने वो कर दिया। और साथ साथ तेलुराम जी, अगले 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 पर्सन के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता बार बार बोलते हैं यहां सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं, पिछड़े वर्ग के। आप पिछड़े वर्ग के आयोग हरियाणा पूर्व सदस्य हैं आयोग के, तो आपसे एक बात बहुत जानना जरूरी है। आज मेरे साथ आप कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर बैठे हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा क्या एक कम्युनिटी के ही लोग बैठे हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग किसानों के साथ है या नहीं है? अगले थोड़ी देर में आपके पास लौटूंगा, आपसे जानूंगा, तो अब ये प्रश्न आप तैयार रखना। अनुसूरा जी बता दीजिए क्या कहेंगे। देखिए, जो लेक्चर दिया हमारे वकील साहब ने वो लंबा था और उसके अंदर बहुत सारी बातें थी, तो अच्छा रहेगा कि वो एक एक सवाल पूछे ताकि मैं उनका पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे सकूं। शुरू में इन्होंने जो सुनील जी, हाँ जी, इन्होंने जो बिल्कुल अच्छी, सूरज जी बहुत अच्छी बात बोली आप। बहुत लंबा चौड़ा उसमें वो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। सब एक पर्सन का एक ही उत्तर दे, बहुत बेटर रहेगा। एक नहीं तो 2-3 हो जाए। बात सुनो, जवाब देना है तो 2 व्यक्तियों को जवाब देने के लिए समय तो थोड़ा ज्यादा चाहिएगा मुझे लंबा साहब। और तीसरा आप भी, मैं तो कह रहा हूं कि मीडिया भी आज तो मेरे खिलाफ बैठा है, तो 3 आदमियों का जवाब देने के लिए मुझे समय ज्यादा चाहिए। जी तो देखो, इन्होंने जो बात करी सोना गेहूं, जहां से इन्होंने शुरुआत करी, तो लेट मी क्लियर यू, मेरे से बात कर रहे हो तो मेरे से ही बात करो। बीजेपी के किस नेता ने कहा क्या कहा, वो मेरे पास करने के लिए बहुत बातें हैं, तो मैं उनमें नहीं जाना चाहती। जिन्होंने ये बात करी उनसे बात करिए आप। उसके बाद इन्होंने जो कहा महिमा मंडन किया इस सरकार का, कोरोना को लेकर इन्होंने जो काम किया है, वो महिमा मंडन तो हम टीवी पे भी देख रहे हैं, वो हम सोसाइटी में भी देख रहे हैं, हम अस्पतालों में भी देख रहे हैं किस तरह से लोग पैक हो के आ रहे हैं। तो उस बारे में डिबेटेबल कुछ बचा ही नहीं है।
उसके बाद तीसरी बात जो आपने मुद्दा उठाया बहुत जरूरी था, बहुत मैं आपको धन्यवाद करती हूँ आपने मुद्दा उठाया कि कुछ लोग और वो बीजेपी के ही लोग होते हैं, वो बेशक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना बोले लेकिन वो सोसाइटी में ये बात करते हैं कि ये तो जाटों का आंदोलन है। यहाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल राइट। हाँ, हाँ, यहाँ मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि कारण क्या है या क्या धरती पे क्या हो रहा है। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा के अंदर जाट बाहुल हैं, आबादी ज्यादा है और उसमें भी जाट जो कम्युनिटी है वो खेती में ज्यादा है। तो वो संख्या में ज्यादा आ रही है तो वो कोई क्राइम नहीं कर रही है ना? जो ज्यादा संख्या में होंगे और ज्यादा में संख्या में होने के बाद एक प्रोफेशन में ज्यादा होंगे तो उनका जो वो संख्या होगी आंदोलन में वो ज्यादा होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर व्यापारियों का आंदोलन होगा तो उसमें भी कुछ कम्युनिटियां ज्यादा होंगी। अब हम ये जी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक दो कम्युनिटी में यहाँ नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि बीजेपी वाली चीजें मेरे को करनी नहीं है, लेकिन कुछ कम्युनिटी जो बिजनेस में ज्यादा हैं वो किसान आंदोलन में नहीं आएंगी। या व्यापारियों के आंदोलन में जीएसटी के लिए अगर व्यापारी आंदोलन करें तो उसके अंदर आपको जाट ज्यादा नहीं मिलेंगे या जो जो बिरादरियां खेती से ज्यादा जुड़ी हैं वो कम मिलेंगी आपको। तो इस चीज को ये एक नॉर्मल चीज है, इसको ये जो बीजेपी करती है ना कि ये तो इनका आंदोलन है। लेट मी क्लियर यू वकील साहब, ये बहुत खतरनाक काम आप कर रहे हो देश के लिए। ये जो बाकी बिरादरियां हैं चाहे वो जांगड़ा साहब हैं चाहे मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि ये हमारा काम करने का तरीका नहीं है। ये हमारे चाचे ताऊ हैं, जहर मत फैलाइए बीजेपी। राजनीतिक मतभेद हो सकता है, मैं मेरा कांग्रेस से है, लेकिन मैं इस चीज के लिए तो कांग्रेस की रिस्पेक्ट करती हूँ कि ये जहर इन्होंने नहीं फैलाया था, कभी भी नहीं फैलाया था। किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये फर्ज बनता है कि वो सबको साथ लेके चले। अगर अल्पसंख्यक होना गुनाह नहीं है तो बहुसंख्यक होना भी गुनाह नहीं है। इन्होंने जो इन्होंने जो ये मैं मेरे को बोलते हुए भी शर्म आती है जो ये राजनीति हरियाणा में स्टार्ट करी है, ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पे इनको एक ये धर्म में नहीं बांट पाए तो इन्होंने ये किया बीजेपी ने, तो ये खतरनाक है और ये मतलब नहीं करना चाहिए एक मानवता के लिहाज से कि आप अपने फायदे के लिए समाज के अंदर ये कचरा मत करो। अड़ोसी पड़ोसी हमारे सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। अगर एक कम्युनिटी ज्यादा है आंदोलन में तो आप उनके सिर नहीं मंड सकते। हमने किसी भी कम्युनिटी को ये नहीं कहा कि आप लोग आंदोलन में मत आइए। जो भी वहां पे हैं सब मिलजुल के रह रहे हैं। हाँ, कोई कम्युनिटी संख्या में कम है तो वो कम आ रही है, उसका प्रतिनिधित्व उनकी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से हो रहा है, जो उनका प्रोफेशन है। अगर कोई कम्युनिटी है ही व्यापार में ज्यादा, उसको हम ये कैसे कह दें कि ये आंदोलन में नहीं आ रहे? हमने तो स्वागत किया है ना। जी वहां पे आंदोलन में जो लोग बैठे हैं वो तो स्वागत कर रहे हैं ना सबका। जी सुनील जी, हाँ लाभा साहब, कई बार मेरे साथ आप रूबरू हो चुके हैं। आपने हर बार बोला है कि ये जाटों का आंदोलन है, ये एक विशेष जाति का आंदोलन है, इसलिए हजरम तेलूराम जांगड़ा ये प्रदेश अध्यक्ष हैं आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व हरियाणा सरकार के सदस्य रह चुके हैं। इसलिए इनको आज इस प्रोग्राम में लेके आना बहुत न्याय जरूरी था। क्यों अब बार बार बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि किसी विशेष जाति का आंदोलन नहीं है, कोई साथ नहीं है, तो इसलिए तेलूराम जांगड़ा जी का मैं पहले पर्सन ले लूं। अगर आप कहें तो इनका पर्सन ले लेते हैं हम पहले। मुझे लगता है लाभा साहब मैं पहले इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूं जो अनु जी ने कही, बहुत लंबी बात की अनु जी ने। देखो लाभा साहब, मैं कहता हूं, मैं कुछ बातों से अनु जी की बात से सहमत हूं। क्या सहमत हूं? कि प्रदेश के अंदर आंदोलन है, प्रदेश के अंदर आंदोलन है तो यानी सरकार का कहीं ना कहीं कोई वीकर पार्ट है और पिछले लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। और मैं ये कहता हूं कि आंदोलन जिस विषय के लिए आंदोलन चल रहा है वो विषय तो ठीक है। मैं तो मेरी गट फीलिंग है कि जो तीनों फार्म बिल्स आए ये तो लोगों के भले के लिए आए हैं और प्रदेश के अंदर जाट जाति के लोग किसानी करते हैं। जाटों के पास एजुकेशन है, रिसोर्सेज है, पैसा है, आज के दिन व्यवस्थाएं हैं और ये जो 3 कानून कृषि कानून आए ये बिल्कुल अमूलचूल परिवर्तन कर देते, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते। आज सिविल सर्विसेज से लेके स्पोर्ट्स में, इनफैक्ट मैं कहीं शेयर कर रहा था इस बात को कि जैसे 8 कुश्ती के प्लेयर हैं, 8 के 8 जाट प्लेयर हैं, तो यानी डोमिनेट कर रही है जाट जाति, हमारे जाट भाई। और मुझे खुशी है इस बात से। मैं नहीं कहता कि मैं किसी से सुपीरियर हूं, लेकिन जहां मैं पैदा हुआ मैं वहां खुश हूं। लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप है, इस बात के लिए मैं सरकार को रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। सरकार इस चीज को कम्युनिकेट नहीं कर पाई। और दूसरी बात लंबा साहब, मैं उदाहरण के तहत आपको बात कहता हूं।
आप जैसे ही दादरी डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हैं, महेंद्रगढ़ शुरू होता है, महेंद्रगढ़ का हिस्सा नारनौल है, नांगल चौधरी है, और उधर जब आप जाते हैं गुड़गांव और रेवाड़ी में, फरीदाबाद में, नू पलवल, मेवात में, वहां तो कोई आंदोलन नहीं है। आंदोलन कहाँ है? जहां जाट बहुल इलाका है, जहां जाटों की डोमिनेंस है, तो खेती वहां भी होती है। वैसे तो अगर आप देखें फरीदाबाद और गुड़गांव को छोड़ दें या पानीपत का कुछ हिस्सा छोड़ दें, तो जहां इंडस्ट्री, अदरवाइज तो पूरा जो स्टेट है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। लेकिन ये जो डेमोग्राफिकली, मतलब जनसंख्या के आधार पर ये पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन बटा हुआ है, तो ये क्या शो करता है? और इसके पीछे का कारण है लांबा साहब, जो 2016 के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में हमारे 30 भाइयों की जान गई। उसके साथ साथ बहुत से जाट भाई जेल काट रहे हैं। एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप इस बात से डेवलप हो गया कि भाई ये जो, क्योंकि जब भी सरकार के साथ टकराव होगा तो सरकार ही उस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, और मैं इसी बात को कह रहा हूं, एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, और इस कम्युनिकेशन गैप का फायदा विपक्ष तो उठाएगा। कुछ लोग जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, अब हर आदमी के क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है इस बात का जानना बड़ा मुश्किल काम होता है। अनु जी का क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, अनु जी जाने, अदरवाइज चर्चा शुरू। आपका क्या है वो आप जानो। फॉरेन बिल्स के जिसके रिक्वायरमेंट है, जिसका एक जवाब अनु जी दे नहीं सकती, जिसकी, बल्कि मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूं कि जहां स्टे है, जहां फार्म बिल्स है ही नहीं प्रैक्टिस में, उसके बाद भी आप विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब उसके पीछे की आपकी जो सोच है वो कुछ और है। कांग्रेस से आप क्या कहेंगे? कांग्रेस तो इंतजार कर रही है ऐसा कोई उसे मौका मिले, पूरे देश से कांग्रेस पिछली मैंने जवाब दिया था इनका, पिछली ही डिबेट में उठा के देख लेंगे। और तुम्हारे को कहीं ना कहीं कोई जगह डेवलप हो जाए, कोई जगह मिल जाए, ये तो खोई जमीन तलाश रहे हैं। और जो कम्युनिकेशन गैप है, मैं बिल्कुल 100% स्वीकार करता हूँ, कम्युनिकेशन गैप है, संवाद नहीं हो पाया है, उसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, संवाद करे कौन संवाद करेगा जी? सरकार करेगा संवाद की, संवाद आखिर कब होगा? 6 महीने हो गए किसानों को बैठे हो सुनील जी, आप प्रधानमंत्री बोलते हैं 1 कॉल की दूरी पे है, संवाद कौन करेगा? अरे सुनील जी, जेपी दलाल कृषि मंत्री से मैं फोन पे बात कर चुका हूँ, डिबेट के लिए मना कर दिया साहब। ओम प्रकाश धनखड़ से बात कर चुका हूं मैं पर्सनली, मना कर दिया उन्होंने साहब। मैं सुखविंदर से बात कर चुका हूं, पूर्व विधायक से, बाडा से, मना कर दिया उन्होंने साहब। मैं गंगवा साहब से, डिप्टी स्पीकर का मैं पहले इंटरव्यू कर चुका हूं 2-4 बार, अब मैंने बात की, वो फोन तक नहीं उठा रहे। तो सब आप फोन नहीं उठा रहे, डिबेट में आना नहीं चाहते, आप कह रहे हैं तो संवाद करे कौन का? आप फोन, अरे कैमरे को फेस नहीं करना चाहते आप, तो कौन करेगा संवाद? साहब ये ठीक है, कम्युनिकेट हो रहा है, लेकिन उसका जो लेवल, जो स्ट्रेंथ है, ज्यादा होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। पार्टी करेगी, सरकार करेगी, और ये संवाद का ही मतलब था कि जो कल सारे केसेस विड्रॉ किया, आप समझो ये सूझबूझ है सरकार की, ये खट्टर साहब की सूझबूझ है कि उन्होंने सभी केसेस को विड्रॉ किया, क्योंकि सरकार एक तालमेल था, ये सरकार की सूझबूझ है। समय दिया रैपिड फोर्स किस लिए मंगाई गई थी, ये पहले बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अनुसूरा जी, हाँ जी, आप एक्सप्लेन करके बताइए। रैपिड फोर्स मंगाई गई थी, उसके बाद यहाँ किसान आए, और आप भी जी तेलूराम जागड़ा जी। हाँ जी, रैपिड एक्शन साहब। अच्छा जी, मुझे एक बात बता दीजिए आप, क्या ये किसी एक विशेष जाति का आंदोलन है? आप पूरे प्रदेश के बैकवर्ड सेल के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हरियाणा चुनाव आयोग के पहले पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं हरियाणा सरकार के, तो आपको क्या लगता है आप इसलिए बुला के लेके आए आज आपको हमारे प्रोग्राम में? मेरी बात सुनिए, सुनील जी तो वैसे ही बात कर रहे हैं, एडवोकेट हैं, समझ नहीं रहे बात को। जब एक बात बताओ, किसान पहले खाती, कुम्हार, लोहार, नाई, धोबी, तेली को गांव में बसाता था कि हमारे पास है नहीं, हमारा भाईचारा है किसानों के साथ, हम पिछड़ा वर्ग के लोग किसानों के साथ हमारा भाईचारा है आज भी। अब हम गांव में देखिए, जिस गांव में हम बेटी का रिश्ता करने जाते हैं, उस गांव में ये पूछते हैं हमारे गांव की कोई लड़की तो नहीं ब्याही, ये तो नहीं पूछते ना कि जाट की कोई लड़की तो नहीं है यहाँ। हम 36 बिरादरी की बेटी पूछते हैं। सुनील जी, आप ये ताना बाना मत तोड़िए, आप बीजेपी ने हरियाणा में ये ताना बाना तोड़ा, और मैं अनु सूरज मेरी बहन का बिल्कुल सपोर्ट करता हूं इस बात में, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए तो इन्होंने जाट और नॉन जाट करने की कोशिश की, लेकिन वो भाईचारा पहले खराब कर गए, अब नहीं होगा, लोगों की समझ में आ गया है। और ये आरक्षण
एक जाति का नहीं है ये। उसमें बैकवर्ड के लोग भी हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें व्यापारी लोग भी हैं, और सबने हमारे गांव से ले जिए। हमारे गांव में जिसका जमीन है 100 रुपए प्रति एकड़, 200 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हमने वहां पे इकट्ठे किए और हम वहां राशन पहुंचा रहे हैं। अब देखिए ऐसे नहीं है सुनील जी, ये कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन हमारा जो भाईचारा है वो 36 बिरादरी का है। और आज वहां एजिटेशन पे 36 बिरादरी के लोग बैठते हैं, हर कोई आदमी वहां बैठता है। अब ये मत कहिए एससी भाइयों को ले लीजिए, एससी भाई वहां बैठे हैं, मजदूर वहां बैठे हैं जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, ये मत कहिए। लेकिन हमारा जो भाईचारा है उसे मत तोड़िए। बीजेपी ने पिछले चुनाव में तोड़ा, अब की फिर करने लगी हुई है। अगर आप कल शाम को 24 तारीख थी, कल परसों शाम को अगर ये केस वापस लेते तो हम बीजेपी की समझदारी मानते। समझदारी नहीं है, जब लोग इकट्ठे हुए आप पे दबाव बना, बीजेपी ने थूक के खा गया इस बात पे। एक सवाल पूछिए, ये आंदोलन महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, गुड़गांवा, फरीदाबाद, पलवल, नूह, मेवात में क्यों नहीं है? आप मत पूछिए इनसे। नारनौल में, महेंद्रगढ़ में ये क्यों नहीं है? क्यों नहीं नारनौल महेंद्रगढ़ में? बताइए, पूछिए इनसे सवाल। कौन सी जगह नारनौल महेंद्रगढ़, कौन से अनुसूरा जी, कौन सी जगह पर इन्होंने कोई वो लगा रखा है? अनुसूरा जी पहले जांगड़ा साहब से जाने तो ये नेता रह चुके कांग्रेस में और 5 साल 10 साल ये बहुत बड़े पद पे बैठे हैं, तो इनको अच्छी तरह पता है नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी का ये खूब अच्छी तरह जानते हैं। इन्होंने कई बार दौरा भी किया है इन जगहों का। यहाँ पे आंदोलन क्यों नहीं है? इनका आरोप है। मुझे ये सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। मुख्यमंत्री नारनौल में जनसभा आप बताओ। सांबा साहब मैं एक जवाब देना चाहता हूँ सुनील जी का। इन्होंने किया जाट आरक्षण की बात। जाट आरक्षण में के समय में मैं बैकवर्ड कमीशन का सदस्य था और उस आरक्षण कमेटी। जांगड़ा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि महेंद्रगढ़ में एक बार मेरी बात सुनिए। जाट आरक्षण का आपने जिक्र किया, सवाल को डोज कर रहे हैं। उस जाट आरक्षण में सात जातियों को आरक्षण दिया था, चीफ मिनिस्टर अपनी जनसभा जाट को नहीं दिया था। बताओ जी, आप लामा साहब पूछो ये बात। जी सुनील जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मुख्यमंत्री कोई विरोध नहीं होता। केलूराम जी बता दीजिए, ऐसे आपका है। प्रश्न पूरा कीजिए। ये सुनील जी आप ये बात कर रहे हो ना, जाट आरक्षण के टाइम पे जाट, जटसिक, रोड, त्यागी, बिश्नोई और 7 कास्टों को आरक्षण मिला था, लेकिन अकेले जाट रोड पे थे, बाकी बिरादरियां नहीं थी। ये कोई वो नहीं होता। कुछ जनसंख्या कम है तो वो कम जाएंगे, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है ज्यादा जाएंगे। मैं जांगड़ा साहब कैटेगरी के लिए आपसे पूछ रहा हूं, जब महेंद्रगढ़ में जनसभा होती है मुख्यमंत्री की तो विरोध क्यों नहीं होता? बताओ। होता क्यों नहीं? पिछले दिनों हुआ, पलवल में क्यों नहीं हुआ? पलवल में हुआ। आप कह रहे हो महेंद्रगढ़ का, रेवाड़ी का टोल क्यों बंद है? वो टोल इसीलिए बंद है, वहां के लोग बैठे हैं उस गांव में, वो टोल बंद है। वहां पे टोल पे लोग बैठे हैं, बैठे क्यों नहीं? वहां बैठे हैं लोग। अनुसूरा जी क्या कहेंगी जी? मैं जो अभी जो जिस यही उम्मीद थी, बीजेपी के जो वक्ता हैं उनसे यही उम्मीद थी कि ये यही करेंगे, कर दिया है, ओके कोई बात नहीं। अब मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए शांति से सुने, शांति से सुने, ठीक है। मैं हिसार एरिया में काम करती हूँ, ठीक है। हिसार एरिया में आंदोलन काफी है, लेकिन जिस एरिया में, हिसार के जिस एरिया में मैं काम करती हूँ वहां पे बिरानी खेती होती है, तो बाकी टोलों के मुकाबले वहां पे भीड़ कम होती है क्योंकि बिरानी खेती है, वहां संसाधन कम है, वहां वो फसलें नहीं होती जो बाकी ये जो हांसी बेल्ट में होती हैं। धान हो गया, गेहूं हो गया, वो कम होता है। और जो बिरानी खेती है, मूंग होगी, गुआरी हो गया, बाजरा हो गया, बरस गया अच्छा या पानी का प्रबंध हो गया तो थोड़ी बहुत कणक होगी। तो वहां पे संसाधन की कमी है, लोग चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे। तो एक कारण तो ये है, उस एरिया में खेती उतनी, जमीन और पानी की व्यवस्था उतनी नहीं है जितनी इस अपनी वाली बेल्ट में है, सिरसा बेल्ट है या रतिया बेल्ट है, जहां पानी पूरा है, जहां कपास, गेहूं, धान हो रहा है, वहां पे आपको आंदोलन तेज मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, हीरवाल बेल्ट में, हीरवाल बेल्ट कहते हैं उसको,
वहां पे ये कह रहे हैं कि आंदोलन उतना नहीं है जितना बाकी एरिया में है। तो इसका कारण ये है कि जो ये सुनना चाहते हैं मैं बता देती हूँ इनको, क्योंकि इन्होंने, मेरे को यही उम्मीद थी कि ये इस तरह की चीजें लाएंगे बीच में। अगर आपके मुताबिक माना जाए, हालांकि आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपके मुताबिक माना जाए कि जहां जाट बहुल्य इलाके हैं वहां आंदोलन हो रहा है, तो मुझे ये बताइए कि बीजेपी क्या जाटों को पॉलिटिकली आइसोलेट कर रही है, इसलिए ऐसा स्थिति पैदा हुई, जैसे आपने मुसलमानों के साथ किया, जैसा आपने पटेलों के साथ किया। सुनिए सुनिए, मैंने कहा था कि पूरा सुनना पड़ेगा। लेट मी कंप्लीट, लेट मी सुनील जी सुनिए, सुनील जी सुनिए। वकील साहब, वकील होंगे आप, लेकिन अक्ल हम भी हैं, हमारे पास भी है। लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट, प्लीज कीप क्वाइट, लेट मी कंप्लीट। तो आपने कोई ना कोई ऐसा गणित बिठाया है ना कि किसान ये भूल गया है कि वो किसान है और उसको जात पहले पता है। तो ये माहौल, यही तो मैं रो रही थी कि बीजेपी ने इतना जहर भर दिया है समाज के अंदर कि किसान अपने प्रोफेशन से भी पहले अपनी जात को सोचने लगा है। ये माहौल किसने बनाया, ये मेरा सवाल है। अगर आपने ये माहौल बनाया है, लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। बात सुनिए, मैं एक ही टॉपिक पे, मैं कोरोना पे नहीं गई हूँ। तो जाटों को अगर आपने किसी भी तरीके से पॉलिटिकल आइसोलेशन दिया है तो ये कमी सरकार की, ये भी कमी सरकार की ही है। सभी बिरादरियों को, सभी धर्मों को साथ लेना सरकार का फर्ज बनता है। यही पॉलिटिकल आइसोलेशन आपने मुस्लिम्स के साथ करने की कोशिश करी। यही, सुनिए आप, लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। यही सुनिए, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरे को पूरा करने दीजिए। यही आपने हरियाणा में किया, आप जहां जहां, यही आपने बंगाल में किया, यही आपने पटेलों के साथ किया। आपका राज करने का, आपका राजनीति करने का तरीका ही ये है, जिसके साथ प्रताड़ना होगी, जिसके प्रति नफरत पैदा करके आप राजनीति करने की कोशिश करोगे, वो आपके विरोध में खड़ा होगा। अगर आप ये कह रहे हो कि जाट ऐसा ज्यादा क्यों कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके जिम्मेदार भी आप हो, क्योंकि आप हर बिरादरी को इकट्ठा लेके चलना नहीं जानते। आप उनके अंदर नफरत पैदा करके उनको अलग अलग बांट के राजनीति करते हो, और उसका जवाब आपको मिलता है टाइम टू टाइम। अपनी बात, ये बहुत, ये थैंक यू अनु जी, धन्यवाद आपका। आपने जो बात थी वो कह दी, गुड। मेरी बात का इन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन बात कह दी। मैं ये सच, मैं स्वीकार करता हूं कि बीजेपी, मैं स्वीकार करता हूं मैडम आपकी बात को, बीजेपी, ये जो जाट का कैरेक्टर है, ये जो हमारा ग्रामीण कल्चर है, ये जिस प्रकार की हमारा रहन सहन है, जिस प्रकार का हमारा बिहेवियर है, जैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उसको नहीं एड्रेस कर पाई। मैं आपकी बात से एग्री हूं, और मैं इस बात से भी एग्री हूं, जब एड्रेस नहीं हुआ तो उसका फायदा आप उठा रहे हैं। ये जहर आप भर रहे हैं, ये आइसोलेट जाट को आप कर रहे हैं। सरकार तो क्लोज आ रही है, सरकार ने वो सब काम किए जिससे जाटों के नजदीकी आप, मतलब पूरे प्रदेश को एक साथ लेके चला जा सके। लेकिन कम नहीं, एक चीज होती है होना, और कानून में ये कहा भी जाता है, जस्टिस नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट सीम टू बी डन। बीजेपी ने किया तो पूरे प्रदेश का एक सा विकास, लेकिन उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाई, और उस नॉन कम्युनिकेशन का आप फायदा उठा रही हैं अनु जी। मैं आपकी बात से सहमत, जाट नारा और उसका नॉन कम्युनिकेशन कारण है। बोलूं मैं बोलूं जी अनु जी, एक बार मैं फिर गुजारिश करूंगी कि अब पूरी बात सुनिएगा, शायद आपके कान खुल जाएं। मैं, जैसा मैंने पिछले डिबेट में बताया था कि मैं एक टेक्सटाइल इंजीनियर हूं और मेरी इंटरकास्ट मैरिज है। मतलब ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी बातें करूंगी इस मंच पे, लेकिन क्योंकि बीजेपी ये चीजें करती है, मैं बताती हूँ। मेरे हस्बैंड पंजाबी हैं, उस कम्युनिटी से जिस कम्युनिटी का मुख्यमंत्री है। लिसन टू मी नाउ। और मैं जाट हूँ, मेरे हस्बैंड पंजाबी हैं, और मैं उस कम्युनिटी में तब गई थी जब खट्टर साहब एक किसी मतलब गांव के मेंबर तक नहीं थे। हमारे मतलब ये जो सरदाना जी हिसार के मेयर बने हुए हैं, आज हमें भी कहा जाता है कि मेरे हस्बैंड पे प्रेशर डाला जाता है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि ये वो जो फैक्टर ये बीजेपी लेके आती है। लेकिन एक दीन ईमान होता है। हमने किसानों के लिए लंगर लगाए, हमने किसानों की सेवा करी।
मेरे हस्बैंड सेवा करते जाए किसानों की, कहते कि ये अगर मैं दुकानदार हूँ तो ये मेरे कस्टमर हैं, हमारा गुजारा इनसे होता है। ये बीजेपी का जो रवैया है, जो नीति है, वो हमें मंजूर नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। मैं जो ये कह रहे हैं ना कि इनके कोई एम होंगे, मेरे एम बहुत आसानी से पूरे हो सकते थे। मैं तो अपने एम छोड़ के बैठी हूँ वकील साहब। म- मतलब आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, मैं ये चीजें बोलना भी नहीं चाहती थी, लेकिन जब और आपके जो खट्टर साहब है ना, वो तो बाय बर्थ, वो उनकी चॉइस नहीं थी, वो तो बाय बर्थ एक कम्युनिटी में पैदा हुए, लेकिन मैंने उस कम्युनिटी को अपनी चॉइस से लिया है। और वो तब जब वो पॉलिटिकल इस लेवल पे नहीं थे। तो मुझे ये मत सिखाइए कि किसका किसका प्रताड़ना हुई है या कौन। ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब पॉलिटिक्स है। बहुत दो टूक बात है कि जब हम किसान की बात करते हैं तो हम गरीब की बात करते हैं। मैं अमिताभ बच्चन की बात नहीं करती। जमीन का मालिक होना और किसान होना, ये दोनों अलग मुद्दे हैं। आप जैसे वकील बन गए हो, आपको अब मैं किसान कहूँ या इवन मैं मेरी शादी शहर में होगी, मेरे पिताजी किसान थे, मेरा भाई किसान है, लेकिन मैं शहर में रह रही हूँ, तो मैं अपने आप को किसान समर्थक कहूँ, कोई दिक्कत नहीं है। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं कहती हूँ मैं किसान समर्थक हूँ भाई, मेरे चाचा ताऊ किसान हैं, मेरे चाचा ताऊ किसान हैं। मैं जानती हूँ उनके साथ गलत हो रहा है, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, हम इसलिए उनके साथ हैं। बरगलाइए मत। आप वकील हैं, ठीक है, मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप जाट कम्युनिटी में हो इसलिए हमारे साथ आ जाओ। मैं ये कह रही हूँ कि आप किसान का समर्थन इसलिए करो क्योंकि पूंजीवाद का समर्थन करना अच्छी बात नहीं है। जी सुनील जी। हाँ लामा साहब, वैसे साई तो जी, जोगीराम ने अपनी फैमिली बैकग्राउंड शेयर किया है, ठीक है, अच्छी बात है, एक दूसरे से जानकारियां बढ़ती हैं। लेकिन लामा साहब मैं भी ये कहता हूँ कि हाँ, पर्टिकुलरली बीजेपी सबको साथ लेके चलने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। पर्पस केवल एक है बीजेपी का, ये देश आगे बढ़ना चाहिए, और देश आगे बढ़ेगा जब सब लोग आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए ये जो आर्टिकल 370 विड्रॉल वाली बात है ना, ये उससे भी बड़ा एक कदम लिया था कि क्योंकि कृषि क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, इसको आगे ले जाने का जो तरीका था वही ये 3 फार्म बिल्स थे। इसीलिए सरकार ये लेके आई थी और इसका लाभ बहुत लोगों को हो जाना था। लेकिन लांबा साहब, मैं जब पहले भी कहा, उस बात में मैडम ने कोई ज्यादा प्रकाश डाला नहीं, कहा नहीं, और मैं तो आपसे स्वीकार किया था इस बात को। एक कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेट नहीं हुई चीजें, और इसके लिए मैडम मैं तो ईमानदारी से बीजेपी को ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल समझ रहा हूं। आप इतनी बातें नहीं कह पाते, आप ये सब ब्लेम नहीं लगा पाते, और आप सब लोग ये पॉलिटिक्स नहीं प्ले कर पाते अगर बीजेपी ने चीजों को प्रॉपर एड्रेस किया होता। आज भी मैं मेरी पार्टी को कहता हूं, आज भी अगर इन चीजों को प्रॉपरली पार्टी एड्रेस करेगी तो ये इश्यूज हैं ये खत्म हो जाएंगे। मैं भी ग्रामीण अंचल में रहने वाला हूं मैडम, जैसे आप शेयर कर रही हैं, मैं गांव का सरपंच रहा हूं, मैं मेरी खाप में भी बहुत एक्टिव रहता हूं, हमेशा एक्टिव रहा हूं, बहुत लंबे समय से एक्टिव रहा हूं। मैं भी इस कैरेक्टर और इस कल्चर को बहुत अच्छे से समझता हूं। आप एजुकेटेड महिला हैं, आप शहर में रहती हैं, मैं गांव में रहता हूं। मैं वास्तव में उन लोगों के बीच रहता हूं जिनको रूरल एरिया में एजुकेशन की, हेल्थ की, गवर्नमेंट सर्विसेज की आवश्यकता रहती है। मैं भी मैडम, मैं सोचता हूं कि मैं चीजों को समझता हूं, और मैं सोचता हूं कि उन सब चीजों को, एक आम आदमी की जो ड्रीम्स है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, बीजेपी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। आपकी बात ये सही है, जिसको मैं भी स्वीकार करता हूं, चीजें कम्युनिकेट नहीं हो रही है। जी हाँ, मैं ये जैसे ये मतलब ये अच्छी बात है कि कुछ चीजें ये स्वीकार करते हैं, ये एप्रिशिएबल बात है। थैंक यू इस बात के लिए। बात ये है, जैसे इन्होंने कहा कि ये मानते हैं कि इनकी सरकार एड्रेस नहीं कर पाई जो ये जाटों के कल्चर को या उनकी नीड्स को, मत जो भी इन्होंने कहा, एग्री करती हूँ मैं। लेकिन बात ये है कि वो एड्रेस कर नहीं पाई या वो करना नहीं चाहती। लेट मी कंप्लीट। बीजेपी का जो नीति रहता है कि कुछ कम्युनिटी जिनको प्रताड़ित दिखा के या जिनके एंटी वोट वो लेना चाहती है, उनके वो पदाधिकारी बनाती है। जैसे लांबा साहब को बना रखे है, पदाधिकारी बना दो इस कम्युनिटी से, और वैसे इनको थोड़ा-सा मतलब टारगेट करते रहो ताकि इनका वोट बिखरा रहे और बाकियों को हम मतलब इनके विरोध में इकट्ठा कर लें। ये चीज़ हम समझते हैं, ये अब आपका खेल पुराना हो चुका है। आप खुद लांबा साहब, आपको भी यूज़ कर रही है बीजेपी। मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि आप समझो। मैं ये नहीं कह रही मेरा मेरा पॉलिटिकल फेथ किस पार्टी पे है, मैं उस पार्टी में आपको इनवाइट नहीं कर रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये पार्टी ठीक नहीं है, आप किसी भी पार्टी में चले जाइए। अब जैसे बीएसपी के लोग बहन जी को मायावती जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, मेरे को इसमें कुछ बुरा नहीं लगता। देखो, बुरा क्या है, उनकी एक इच्छा है। तो
ये जो बार बार ये कहा जाता है कि ये कम्युनिटी तो अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वो कौन सी कम्युनिटी नहीं देखना चाहती? वो कौन सी कम्युनिटी दलित देखना चाहते हैं बहन मायावती को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, और मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ। इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या है? अगर दलित लोग चाहते हैं कि हमें नेतृत्व मिले तो इसमें बुरा क्या है? उनको उनको भी पॉलिटिकल एक भागीदारी मिलनी चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन नहीं चाहेगा? तो जाटों पे ये बार-बार जो ये बीजेपी ब्लेम करती है कि इनको तो अपना मुख्यमंत्री चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? अगर ऐसा भी है तो इसमें गलत क्या है? कौन सी कम्युनिटी है जो नहीं चाहती पॉलिटिकल अपना पार्टिसिपेशन? कौन सी कम्युनिटी नहीं चाहती? लेकिन इस चीज के लिए आप ब्लेम नहीं कर सकते, इस चीज के लिए आप नफरत नहीं फैला सकते। ये चीज मैं कहने को हूँ कि ये चीज मैं कह रही हूँ कि जो 90 सीटें हैं हरियाणा के अंदर, उसके अंदर सारी बिरादरियां आएंगी, सबका सबका पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन ये तो अलग ही खेल खेलती है बीजेपी, ये अलग ही खेल खेलती है। हमें ये खेल स्वीकार नहीं है, हम एजुकेटेड लोग हैं। लामा साहब, जी लामा साहब, मैं एक छोटी बात कहता हूँ। मैंने अपने अब तक की बातों में एक बार भी नहीं कहा कि जाट में डिस्ट्रेस है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। मैंने कभी नहीं कहा। ना भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये कहा कि ये विरोध इसलिए है क्योंकि जाट मुख्यमंत्री बनना चाहता है। ना मैंने कहा कभी बीजेपी ने बात कही। ये बात अनु जी ने कही कि बीजेपी ऐसा ब्लेम लगाती। नो मैडम, बीजेपी ऐसा कभी ब्लेम नहीं लगाती। बीजेपी के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस कास्ट का कौन मुख्यमंत्री है। सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए। जाति पाति और इस चीज को, इन चीज को कंटिन्यू करके ना मैं कहता हूं ना मेरी पार्टी कभी इस चीज को कहती है। मैं क्या कह रहा हूं, जो आपने बात कही ना, ये बात आपने रूरल में फैलाई, आपने लोगों को जाके कहा कि ऐसा होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि मुझे कोई मैं सोचती हूँ कि जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं तो ये नहीं सोचता मुख्यमंत्री होना चाहिए, मैं तो ये सोचता हूँ काबिल व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए। टेलूराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनु जी, अनु सूरज जी, टेलूराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका पर्सन ले लेते हैं। किसी कास्ट का हो वो मुख्यमंत्री हो, ऐसा ही बीजेपी सोचती है। तो मैडम सुनील जी, बात को लेके आगे, लेकिन सुनील जी, उठाने का का जवाब दे लेते हैं। सुनील जी मेरी बात सुनिए आप एक बार। सुनील जी आप मेरी बात, सुनील जी आप मेरी बात, सुनील जी मेरी बात सुनिए आप। सुनील जी आप बात सुनिए पूरी। आपका विकास, सबका साथ सबका विकास तो हमने हिसार में देख लिया। हमारी बहनों पे लाठीचार्ज हुआ, हमारी माओं पे, हमारे बुजुर्गों पे आपने इतना जुल्म किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो और बेटियों को पीटते हो। आपको कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास। आप तो हमारी बहन नहीं कह पाई ये बात, मैं बोल रहा हूँ, सीधा सीधा ब्लेम कर रहा हूँ। आपने जाट नॉन जाट करके राजनीति करी है पूरी। जाट नॉन जाट, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं थे, धर्म का यहाँ चल नहीं पाया। आपने यहाँ जाट जाति बहुतायत थी, आपने जाट और नॉन जाट को लड़वा दिया। हमने भाई से भाई को लड़वाया, जो कि हमारा 36 बिरादरी का ताना बाना था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारी जांगड़ा बिरादरी किसान कम्युनिटी का खड़क पे काम करते थे हम पहले। खड़क समझते हो आप? आपके दादरी साइड में बहुत था। 6 महीने में हम नाज पात लेते थे और काम करते थे किसान का। जब किसान कम्युनिटी हमें ले आके गांव में बसाती थी और 1 किला देती थी कि ये यहाँ मकान बना लो और हम पूरे गांव का काम करते रहना, वो था 36 बिरादरी का भाईचारा। बीजेपी आने के बाद आपने पूरा ताना बाना, पूरा भाईचारे को तोड़ के रख दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। और आप बड़ी मीठी मीठी बात करते हो और बोलने में आप एक्सपर्ट हो। आप ये बातें करते हो, भाई से भाई को लड़वा के एक साइड बैठ जाते हो। ये मत करो आप, इसको बख्श दो लोगों को, आप ये मत करो। आप बीजेपी की पूरी सरकार इसी काम में लगी हुई है। आपके एमपी उल्टे बोलते हैं, आपके एमएलए उल्टे बोलते हैं, आपके मंत्री उल्टे बोलते हैं। कभी किसी को आपको ना व्यापारी छोड़ा आपने, ना बैकवर्ड को छोड़ा, ना आपने एससी को छोड़ा, ना आपने किसी एम्प्लॉय को छोड़ा, आपने कर्मचारी नहीं छोड़ा। आपने बेस तो दिया सब कुछ देश का, और क्या करोगे? आपने भाईचारा खराब कर दिया पूरा। इससे ज्यादा और क्या करोगे आप? जी अनुसूरा जी। हाँ, अभी लांबा साहब ने कहा कि मैंने इस डिबेट में नहीं कहा कि जाट तो जाट मुख्यमंत्री चाहते हैं। सुनिए हमें, एंकर है, मैं शुरान हूँ, लांबा साहब एंकर है। जी हाँ, शुरान जी ने कहा
मतलब मैंने इस डिबेट में नहीं कहा कि जाट तो जाट मुख्यमंत्री चाहते हैं। मैं कह रही हूँ कि आपने नहीं कहा। आपके जो पदाधिकारी हैं वो गांव जाके घर घर ये चीजें कहते हैं। राजनीति ही इस चीज की हो रही है, यही तो दुख है। और अब आपने कहा कि अन्नू जी ने माना। मैंने जिस तरीके से जो कॉन्टेक्स्ट था कि बहन मायावती को अगर दलित प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ। इसमें कुछ मेरे को बुरा नहीं लगता। हाँ, मैं इसको मतलब जानती हूँ कि चाहने से होगा नहीं होगा वो अलग बात होती है, लेकिन अगर कोई चाहता है तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। दलित भाई चाहते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, तो इसमें मेरे को कुछ बुरा नहीं लगता। अब इन्होंने जो बात कही उसका जवाब देती हूँ। अगली बार तुम्हारा गठबंधन तो हो ही गया जेजेपी के साथ, तो अगली बार मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे आप दुष्यंत चौटाला को उतार के देख लेना। हम नहीं चाहेंगे। अरे ये क्या बात कर रहे हो आपकी, ये तो जाट ही चाहते हैं। उतार के देख लेना जाट क्या हाल करेंगे। ऐसा ये वहम निकाल दो। मुद्दे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो किया है किसानों के साथ, जो धोखा किसानों के साथ किया है, पिछले साल इन्हीं दिनों वो करते थे मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की। वो भूल गए क्या? हम नहीं भूले हैं वोटर। हमें कोई मोल नहीं ले रखा दुष्यंत चौटाला ने। तो ये बात मत कहिए कि ये तो अपना ही मुख्यमंत्री चाहते हैं, अपनी जाति का ही मुख्यमंत्री चाहते हैं। ऐसा नहीं है। हम जो किसान कम्युनिटी है ये तो यूं बदला लेती है चुटकियों में। इन्हें अपने मुद्दे से मतलब था, मुद्दे पूरे नहीं कर रहा तो कौन दुष्यंत। अगली बार उतार के देख लेना, उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बना लेना, आपको पता चल जाएगा। मैं खुद जेजेपी पार्टी की पदाधिकारी थी, मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। मैंने छोड़ दी जैसे ही उन्होंने किसानों का साथ नहीं दिया, मैंने छोड़ दी। वोट मांगे थे मैंने उसके लिए, क्योंकि वो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा था। चाहे वो कोई भी होता, कोई भी ताकत होती, क्योंकि बीजेपी सत्यानाश कर रही है। मेरा एम था कि कोई भी व्यक्ति जो बीजेपी को हराता है वो आए। हमारे एरिया में बीजेपी को हराते हुए दिख रहे थे तो मैंने सपोर्ट किया, बिल्कुल किया। हमने वोट मांगे उसके लिए। लेकिन आज मैं कह रही हूँ कि हमारे घर में भी घुसने ना दे हम। ये क्या बात कर रहे हो आप? कम्युनिटी के लिए हम पागल थोड़ी हो जाएंगे, जाति बिरादरी के पीछे पागल थोड़ी हो जाएंगे। हमारे मुद्दे हैं, अहम हैं। मैं आपको एक बार फिर कह रही हूँ कि हमारी लड़ाई पूंजीवाद से है। पूंजीवाद से जो ये जो सरकार बीजेपी की कुछ घरानों को सब कुछ देश का दे रही है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है और ये चलती रहेगी। हम जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है वैसे ही हम अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण चाहते हैं। समाजवाद, हालांकि समाजवाद के नाम पे बहुत पार्टियां भी बनी है, लेकिन समाजवाद कोई नहीं लेके आता। लेकिन कोशिश तो रहनी चाहिए ना। जी अन्नसूरा जी और तेलूराम जी, मेरा सवाल आप दोनों से है। वैश्विक महामारी है, 12 पार्टियां, देश की प्रसिद्ध पार्टियां किसान आंदोलन का सहयोग कर रही हैं। आज के दिन आपके साथ है किसान आंदोलन के। इस महामारी में उन्होंने कहा कि काला दिवस मनाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन उन्होंने आज तक एक बार ये नहीं कहा कि 2 गज की दूरी बना के रखिए, मास्क लगाइए, अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। तो आपको नहीं लगता अन्नसूरा जी और तेलूराम जी कि आपकी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी ने भी खुला समर्थन किया है कि काला दिवस के रूप में कल 26 तारीख को कल वो मनाएंगे टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, और वहां पे 6 से 7 लाख लोग इकट्ठे हैं आज के दिन। तो एक बार उन्होंने ये नहीं कहा कि महामारी आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, इस बच के रहिए। खाली वो राजनीति तो नहीं कर रही है पार्टियां, ये मतलब अपनी रोटी तो नहीं सेक रहे हैं ये किसान आंदोलन की आड़ में। इसका जवाब इंडियन सिटीजन के तौर पे मैं दूंगी। एक मिनट तेलूराम जी प्लीज। हालांकि मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन एज ए सिटीजन सच बोलना मेरा फर्ज है। राहुल गांधी, आप उसमें 100 कमियां निकालें, जो नेशनल मीडिया है उसमें 100 कमियां निकालता है, लेकिन राहुल गांधी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बार बार मोदी को चेताया था। जब कोरोना देश में पहली बार आया था, सबसे पहले और सबसे ज्यादा चेताने का काम राहुल गांधी ने किया था उस टाइम पे। बिल्कुल मैं कांग्रेस पार्टी की मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन ये एक सिटीजन के तौर पे सच बोलना मेरा फर्ज है। और मैं भी एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते कह रही थी कि ये हो क्या रहा है जब आप अमेरिका के प्रधानमंत्री को इंडिया में घुमा रहे थे और उसके साथ इतने सारे सिक्योरिटी पर्सनल अमेरिका से आ रहे थे। तब अमेरिका में कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया में कोरोना वायरस लाने का काम किया और तब राहुल गांधी ने चेताया था
एक नैतिकता के तौर पे मैं ये बात रखना चाहती हूँ। जी तेलूराम जी बताइए। बहन जी, देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब नमस्ते ट्रंप गुजरात में वहां कोरोना फैलाया, आदरणीय राहुल गांधी चिल्लाते रहे, इन्होंने उसकी बात को इग्नोर किया। लेकिन ये लोगों ने खुद कोरोना फैलाते हैं और नाम कभी पहले तो इतना तबलीगी जमात का ले दिया, अब इन्होंने किसानों को पे मंड दिया। आदरणीय खट्टर साहब ने, खट्टर साहब को ये नहीं पता कि किसान अंदरूनी तौर पे बहुत मजबूत है। वो रात को ठंड में पानी में रहता है, गर्मी में इतनी 50 डिग्री टेम्परेचर में भी वो अपनी खेती क्यारी करता है। वो अंदरूनी तौर पे उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत है। लेकिन ये लोग बिल्कुल ही गलत बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। ऐसा नहीं है, ये करते हैं सबका साथ और दो का विकास, अडानी और अंबानी का। आप देखिए, खाद पे ले लीजिए, इन्होंने 1200 का खाद 2400 में कर दिया, 1200 की सब्सिडी दे दी, धनांडे घरों को 2400 रुपए दिए, सरकार का पैसा लुटवा दिया उन पे। ऐसा नहीं है, इनकी करनी और कथनी में रात दिन का अंतर है, करते कुछ है कहते कुछ है। यही हाल इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है। अरे मेरे को ये तो बता दो, कितनी बेटियों को आपने पढ़ाया, कितनियों को बचाया? आपने तो बच्चों की शिक्षा का नाश कर दिया, हमारे देश को 50 साल पीछे ले गए। आप काम खुद खराब करते हैं, सवाल पूछते हैं राहुल गांधी से, मंडते हैं नेहरू पे। आपने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई वो नहीं किया। आप एक टेम्परेरी हॉस्पिटल 500 बेड का बना के वाहवाही लूटना चाहते हो। 500 बेड का हॉस्पिटल बनाना, 5000 आदमियों को इकट्ठा करना, और एक आपकी लोकेशन बोलती है मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, और आपने वहां 2000-3000 आदमी इकट्ठे करने का इंतजाम कर दिया। आप अगर हॉस्पिटल टेम्परेरी बनाना था, सरसा में बनाते 100 बेड का, 100 का फतेहाबाद बनाते, 100 का हिसार बनाते, 50 का हाथसी बनाते, 50 का बरवाड़ा बनाते, लोगों को भी बांटते, अलग अलग रहते और इलाज भी हो जाता। आप ना तो ऑक्सीजन पूरी कर पाए, ना दवाई पूरी कर सके, ना टीकाकरण पूरा कर सके। आपने किया क्या है? आपने तो देश का नाश कर दिया। हमारे तो हरियाणा में कहावत है, भाई दूर पड़ोसी नेड़े। ये कहावत है हरियाणा की, भाई दूर पड़ोसी नेड़े। पड़ोसी काम आता है, भाई काम नहीं आता। भाई आएगा जब तक तो खराब हो लेगा काम, पड़ोसी संभालता उसको। लेकिन आपने भाई को लड़वा दिया, ऐसा काम खराब किया आपने। और मैं बहन अन्नू सूरा जी की बात से सहमत हूँ, वो इस बात से कि आपने ये काम नहीं किया, राहुल गांधी जी की बात को बिल्कुल इग्नोर किया आपने, बिल्कुल गौर नहीं किया। और आप सारा मंडते हो कांग्रेस पे, जवाब मांगते कांग्रेस पे, काम करते हो आप, करते किसी का कुछ हो नहीं और जवाब कांग्रेस दे। ये कौन सा में लिखा है? विपक्ष का काम होता है जवाब सवाल उठाना, लेकिन जब आप गलत करोगे तो विपक्ष सवाल उठाएगा, और उठाना भी चाहिए। पहले सुनील जी का हम जवाब ले लेते हैं, काफी देर होगी इनको बैठे बैठे। सुनील जी क्या कहेंगे? देखो, कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपकी सरकार कर सकती थी इन 12-1.5 साल में, कुछ नहीं कर पाई। और जहां जातिवाद की, जहां आपस में लड़ाने की बात है, अभी तेलूराम जी जो अन्नू सूरा जी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात सच साबित हुई है। पीछे राजकुमार सैनी जी ने 5 साल, अब आप देख लीजिए क्या माहौल है, किस तरीके से क्या गुजर रही है। क्या कहेंगे जी सुनील जी? लामा साहब धन्यवाद, सबसे अच्छी बात आपने कही। बिल्कुल, राजकुमार सैनी, ये जो सब बातें चल रही है ना, राजकुमार सैनी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान बहुत फालतू बातें की। और मैं इस बात को इससे एग्री करता हूं कि बीजेपी को उसके खिलाफ स्टर्न एक्शन पहले लेना चाहिए था। तो शायद ये जो अभी खेल खेलने का विपक्ष काम कर रहा है, उन्होंने तो लिख के दे दिया था, उन्हें तो बहुत पहले लिख के दे दिया था, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, मुझे हटा दीजिए, मैं इस्तीफा देता हूं। लेकिन बीजेपी ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। जब जन चीजों की चर्चा करते हैं तो उसमें ये बिल्कुल एक रीजन है कि जिस प्रकार से बीजेपी का सांसद होते हुए राजकुमार सैनी एक लूज कैनन की तरह फालतू बकवास करता रहा और उसे नहीं रोका गया, उस बात का नुकसान बीजेपी को आज उठाना पड़ रहा है। अनु जी ने जैसे भी बताया, शुरू किया, मैं थैंक यू करता हूं अनु जी का। मुझे नहीं पता था कि आपके एफिलिएशंस जेजेपी के साथ थी, तो पॉलिटिकल करेक्टर तो आपका है ही, साथ साथ आप बैठे कांग्रेस साथी। आपने सवाल इनसे पूछा था कि इस कोरोना की महामारी के दौरान जहां हालात ऐसे हैं,
जहां इतनी ज्यादा डेथ हो रही है, जहां एक तरफ ये क्लेम करते हैं कि बीजेपी चीजों को कंटेन नहीं कर पाई, इन्होंने भी कभी विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और एक बार भी, और अभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इस कोरोना की महामारी में रोकने के लिए मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। दोनों की बातों में एक बार भी बात नहीं आई और ओपनली तो इन्होंने कभी कहा ही नहीं। हमेशा इस बात को एनकरेज किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो ताकि वो सुपर स्प्रेडर शामिल हो, लोगों की डेथ हो, लोगों को परेशानियां आए, लोगों को हेल्थ सर्विसेज के लिए इधर उधर दौड़ना पड़े, ताकि इन्हें एक मौका मिले। इनकी गिद्ध नजर इस चीज के ऊपर रहती है ताकि लोगों में जाके कह सके कि सरकार अपने काम में फेल हो गई। सोनिया जी का बयान आया है, सुनील जी, सोनिया गांधी का बयान आया है। आज 26 तारीख को काला दिवस के रूप में मनाइए, लेकिन उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए। नहीं कहेंगे क्योंकि उनका पर्पस, लांबा साहब, मैंने जांगड़ा साहब लांबा साहब इनका मेरी बात सुनिए सुनील जी, आप मेरे विधानसभा में आइए, आप मेरे विधानसभा में देखिए। इसके अंदर एक सुनील जी आप मेरी विधानसभा में देखिए, और हमने मास्क बांटे हैं स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पे, हर कांग्रेसी ने मास्क बांटे हैं और मेरे ट्रैक्टर सैनिटाइज चला हुआ है 25 दिन से। किया कि इन सब चीजों को कंटेन किया। ये ब्लेम करते हैं कि मुख्यमंत्री 2000 आदमियों को अपने साथ लेके आए। अरे कितनी बड़ी झूठ आप बात बोलेंगे, मुख्यमंत्री अपने साथ किसी व्यक्ति को नहीं लेके आए। अगर कोई वहां था तो वो सारे ही गवर्नमेंट के आदमी थे। और मैं जांगड़ा साहब एक बात आपको और बताना चाहता हूं, सबकी वैक्सीनेशन हो रखी है, सबने प्रॉपर मास्क पहन रखे थे। हाँ फोटो में दिखता है कि लोग क्लोज खड़े हैं, लेकिन उनकी तो जांगड़ा साहब पहले से वैक्सीनेशन हो रखी है। और आप जानते हैं कोविशील्ड आज 80% से ऊपर ज्यादा सेफ और सिक्योर है, और ये कोविशील्ड ही है जो लोगों को सपोर्ट कर सकती है। वो सारे कॉमन मैन नहीं थे, वो सरकारी आदमी थे जिनको सबको वैक्सीनेशन हो रखी है। और अमेरिका ने तो अपने देश में मास्क की जो रिस्ट्रिक्शन है हटानी शुरू कर दी, क्योंकि वहां लोगों की मेजोरिटी की वैक्सीनेशन होगी। जहां वैक्सीनेशन है, जहां लोगों को पहले से सेफ्टी सिक्योरिटी है, उनके लिए चीजें व्यवस्थाएं तो अलग रहनी है। तो जांगड़ा साहब मैं आपको क्लियर करूं, ना तो वहां 2000 आदमी थे, गवर्नमेंट के सारे आदमी थे जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी। और आज कल जो लोग हिसार में इकट्ठा हुए या मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए जो लोग इकट्ठा हुए, वो लोग आपसे इंस्टिगेटेड थे। आप तो लोगों को जाके बहकाते और बरगलाते हो कि कोई जरूरत ही नहीं है। आप तो लोगों को जाके कहते हो कि आपकी तो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको तो कोरोना होगा ही नहीं। बल्कि सच्चाई ये है कि हैवी कैजुअलिटी आपके इस गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से देश को बहुत और प्रदेश को बहुत सफर करना पड़ा है। तो लांबा साहब ये इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं, अपने राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए। इनके पास कोई सवाल का जवाब तो है नहीं। आज सरकार केवल इसको ये नहीं कि सिर्फ इस महामारी में रोक कर पाई, जिस तरह से हाईवेज इस देश के अंदर बन रहे हैं, जिस तरह से इस देश में डिफेंस पर काम हुआ, जिस देश में आर्टिकल 370 का विड्रॉल हुआ, जिस तरह से इस देश में राम मंदिर बन रहा है, जिस तरह से इस देश के अंदर बुलेट ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिस तरह से इस देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जा रहा है। आज देश का हर तबका जब खुशहाली की तरफ दौड़ रहा है, जब पूरे देश में दिखाई दे रहा है कि एक देश सुपर पावर बनने की दौड़ में आगे है, जब पूरी दुनिया को दिख रहा है कि सारा बिजनेस चाइना को छोड़ के इंडिया में शिफ्ट हो रहा है, ये विपक्ष ये प्रयास कर रहा है कि देश को बदनाम किया जाए। ये प्रयासरत है कि देश के अंदर कैसे भी उपद्रव मचाया जाए ताकि ये अपनी राजनीतिक रोटियां। जी लगता है आपको वीडियो चढ़ा दी है सुनील जी। तेनूराम जी, अनुसूरा जी हंस रहे हैं। अनुसूरा जी, सुनील, शॉर्टकट शब्दों में समय पूरा हो चुका है वैसे हमारे प्रोग्राम का, लेकिन चलते चलते आप दोनों पहले तेनूराम जी शॉर्टकट शब्दों में जवाब दे दीजिए, लास्ट में अनुसूरा जी आपसे चलते चलते आपसे आखिर में पूछेंगे। बताइए लांबा साहब, सुनील जी ने तो बगैर लाइन के वो चला दी है, एक्सप्रेस चला दी, लाइन बाद में बिछाएंगे। वो चला दी ट्रेन, बुलेट ट्रेन चला दी, लाइन बिछेंगी बाद में। और ये कहते हैं ना हमारी वीडियो देखो, स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पे हर कांग्रेसी ने मास्क बांटे, सैनिटाइज किया, हर जगह वो कहते हैं दवाई का इंतजाम, गैस सिलेंडर वगैरह। आप लोग तो आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी गैस सिलेंडर के लिए, और बहन कुमारी सैलजा जी ने जो सैनिटाइज का बेड़ा उठाया हुआ है, आप क्या बात करते हो? आप तो सैनिटाइज नहीं करवा पाए पूरे गाँव को, शहरों को। आप तो ऐसे काम, आपके उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं 30-30 हजार रुपए हम गांव में डालेंगे। आपने तो पिछले जनवरी फरवरी के पैसे भी नहीं डाले सरपंचों को, अब कहाँ डालोगे? सभी कांग्रेसी और अपने खुद लोग अपना बचाव कर रहे हैं। बीजेपी सरकार नहीं कर पाई, इन लोगों को बचाने का कोई काम नहीं कर पाई। सैनिटाइज करवाना कांग्रेसी कर रहे, मास्क बांटना
कांग्रेसी कर रहे हैं, जो भी काम अपना लोग खुद कर रहे हैं, आप नहीं कर पाए। और आपने तो इतनी वीडियो चला दी, बुलेट ट्रेन चला दी, लाइन बिछी नहीं, हाईवे बना दिए, आपने क्या कर कोई जमीन एक्वायर नहीं की। अरे कांग्रेस की देन है ये सारा। आपने तो नाम बदलना, नाम बदलू और गांव के नाम बदल दिए, कामों के नाम बदल दिए। अदला बदली की सरकार, नाम बदलू सरकार है, आपका कुछ नहीं है। अनुसूरा जी, हाँ, जल्दी कुछ बता दीजिए। हाँ, कई देर होगी, कुछ चीजें तो मैं भूल गई, जो जो याद है उन पे जवाब देती हूँ। इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने आह्वान किया काले झंडे लगाने के लिए। सिर्फ सोनिया गांधी जी ने नहीं, हरियाणा में भी सभी विपक्षी पार्टियों ने लगभग ये आह्वान किया है किसानों के समर्थन में। और इन्होंने साथ में ये कहा कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, इसका आह्वान नहीं किया झंडों के साथ में। तो मैं आपको बता दूं कि 1 साल से पक चुके हैं। कॉलर ट्यून पे भी अमिताभ बोल रहा है लगातार कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने उल्लंघन भी तो नहीं किया, या किया तो अपना निजी तौर पे किया होगा। या जितना हमारे प्रधानमंत्री ने बोला, बोलने के बाद उन्होंने व्यवहार क्या किया। बंगाल के अंदर वो कहते थे कि मैं भीड़ देख के गदगद हो गया, तब उनको इन्होंने टोका क्या वकील साहब ने कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। अरे कान पक गए हमारे सुन सुन के ये चीजें। ये सबको पता है, ये आह्वान नहीं किया। ये क्या मतलब बचकाना बातें करते हैं। उसके बाद दूसरी बात जो मेरे को याद है, इन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीति करता है। विपक्ष का काम होता है राजनीति करना। मैं तो कहती हूँ विपक्ष करे राजनीति, ठोक के करे, क्यों ना करे राजनीति। राजनीति में राजनीति नहीं करेंगे तो और क्या फुटबॉल खेलेंगे। तुम्हारी स्मृति ईरानी क्या करती थी जब सिलेंडर लेके चौक पे डांस करती थी इनकी नेत्रियां, वो क्या था, गले में प्याज की माला पहन के, और जो इनके ये ओपी धनखड़ और कपड़े उतार के उघाड़े घुमा करते ये अनिल विज, जो आज हिसार जलाने की कोशिश कर रहा था, ये क्या था, ये क्या करते थे। विपक्ष का काम होता है। अरे आप ये क्या बात करते हो, इतनी बचकाना बात कहते, विपक्ष तो राजनीति कर रहा है। अरे विपक्ष का काम है राजनीति करने का। मैं तो कहती हूँ सारे विपक्ष को धड़ाधड़ राजनीति करनी चाहिए ताकि ये देश बच जाए, वरना ये तो देश को बर्बाद कर देंगे। स्मृति ईरानी तुम्हारी जब गले में माला पहन के प्याज की और चौक पे बैठती थी और सुषमा स्वराज कहती थी, एफडीआई का विरोध करती थी, वो क्या था, वो क्या था। विपक्ष का काम होता है ये क्या बरगराने की बातें करते हो कि विपक्ष तो राजनीति कर रहा है। क्यों ना करे राजनीति, बिल्कुल करे। अगर गलत राजनीति कर रहा है तो आप बताओ, किसानों का समर्थन करना गलत राजनीति है? किसानों का समर्थन करना गलत राजनीति है क्या? अच्छी राजनीति करे, कमाल कर रहे हो। किसानों का इस्तेमाल करना गलत राजनीति है, महामारी का इस्तेमाल करना गलत राजनीति है, लोगों को बरगराना करना गलत राजनीति है, उद्धर करना राजनीति है, झूठे आंकड़े पेश करना गलत राजनीति है। जी किसान नेता अनुसूरा जी, हमारे चैनल पे आने के लिए समय पूरा हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बड़ा स्वागत, आपने अपना कीमती समय निकाला। और टेलूराम जांगड़ा जी, आपका भी धन्यवाद। टेलूराम जांगड़ा फिलहाल पिछड़ा वर्ग आयोग के हरियाणा के पूर्व सदस्य और फिलहाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील जी मेरे साथ मौजूद थे और किसान नेत्री अनुसूरा जी मेरे साथ मौजूद थे। तीनों की अच्छी बहस हुई और आप तीनों लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत हमारे चैनल पे। आप आए, फिर मिलते हैं कल किसी नए नेता के साथ। जब तक देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।